नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक कहानी सुनते हैं, एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी। ये कहानी है 1947 के बाद के भारत की। एक ऐसे देश की जिसने आज़ादी का सूरज तो देखा, लेकिन उसके सामने चुनौतियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ भी खड़ा था। तो सवाल यह है कि भाई एक देश को, एक राष्ट्र को बिल्कुल स्क्रैच से मतलब शून्य से कैसे बनाया जाता है। यही सवाल आज की हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र है। साल था 1947। सोचिए, एक तरफ तो सदियों की गुलामी के बाद मिली आज़ादी का वो ज़बरदस्त जश्न था और दूसरी तरफ बंटवारे का वो गहरा दर्द। हवा में उम्मीद तो थी, पर आने वाले कल की फिक्र भी थी। देखिए, चुनौतियां कोई एक दो नहीं थीं, बल्कि एक पूरा पहाड़ था। बंटवारे में हुई हिंसा, पाकिस्तान से आए करीब 80 लाख शरणार्थी, 562 अलग अलग रियासतों को एक झंडे के नीचे लाना, पूरे देश में फैली गरीबी और अशिक्षा, और इन सब के ऊपर भाषा और संस्कृति की इतनी जबरदस्त विविधता, इन सबको एक साथ लेकर चलना था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल से। ये वो दौर था जब आज़ादी की सुबह पर बंटवारे का साया मंडरा रहा था। 80 लाख। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। 8 मिलियन लोग। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में लोग अपना घर-बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर एक नई सीमा पार करके भारत आए थे। ये इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। अब इतने बड़े मानवीय संकट से निपटना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन भारत की जो नई नई सरकार बनी थी, उसने बहुत सूझबूझ से काम लिया। फौरन बड़े बड़े रेफ्यूजी कैंप्स लगाए गए ताकि लोगों को सिर छिपाने की जगह और थोड़ी मदद मिल सके, और यहीं से उनके पुनर्वास की एक लंबी प्रक्रिया शुरू हुई। अच्छा, एक तरफ शरणार्थियों को बसाने का काम चल रहा था, तो दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंह बाय खड़ी थी। वो थी भारत के नक्शे के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक तस्वीर बनाना। जी हाँ, 562। इतनी सारी रियासतें, मतलब छोटे बड़े राज्य जिनके अपने अपने राजा थे, अपनी अपनी हुकूमत थी, और इन सब को मना के एक भारत में शामिल करना, ये किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं था। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने राजाओं से सीधी सीधी दिल से अपील की कि अपनी प्रजा की भलाई और भारत की एकता के लिए आप अपनी मर्जी से हमारे साथ आ जाइए। उनकी इस अपील में इतना दम था कि इसने कमाल कर दिखाया। तो ज्यादातर रियासतें तो मान गईं, लेकिन 3 थीं जो थोड़ा हिचकिचा रही थीं: हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। तो इनके साथ क्या हुआ? देखिए, हैदराबाद को पुलिस एक्शन के जरिए भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ में एक जनता से ही पूछ लिया गया और उन्होंने भारत के साथ रहना चुना, और कश्मीर में वहां के महाराजा ने विलय पत्र पर दस्तखत करके भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। ठीक है, तो अब पूरा देश राजनीतिक तौर पर तो एक हो चुका था, लेकिन अब अगला कदम था देश के अंदर का नक्शा ठीक से बनाने का, मतलब राज्यों की सीमाओं को फिर से तय करने का। पहले का सिस्टम बड़ा अजीब था। राज्यों को A, B, C, D ऐसी 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ था। बड़ा कंफ्यूजिंग था ये। तो इस पुराने सिस्टम को हटाकर एक नया सिंपल सिस्टम लाया गया। इसमें बने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और ये जो नई सीमाएं बनी, उनका सबसे बड़ा आधार था भाषा। और ये काम कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये प्रक्रिया कई सालों तक चली। जैसे 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून आया, जिसने देश का नक्शा ही बदल दिया। 1960 में बॉम्बे राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया, और यह सिलसिला चलता रहा। 2000 के दशक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जैसे नए राज्य भी बने। तो देखिए, देश का नक्शा बन गया, एक हो गया, पर असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। देश की विशाल आबादी को गरीबी से निकालने की लड़ाई, आर्थिक विकास की लड़ाई। तो इस बड़ी लड़ाई को लड़ने के लिए एक प्लान की जरूरत थी, और इसी के लिए 1950 में बनाया गया योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन। इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे, जिनका काम था देश के विकास के लिए 5-5 साल के प्लान बनाना। मकसद था तेजी से तरक्की करना और आत्मनिर्भर बनना। और इन योजनाओं का एक सबसे बड़ा और जबरदस्त नतीजा देखने को मिला हमारी खेती में, जिसे हम सब जानते हैं हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से। इस एक क्रांति ने भारत को अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहने वाले देश से एक आत्मनिर्भर देश बना दिया। और सिर्फ खेती ही नहीं,
एक और क्रांति हुई दूध के क्षेत्र में, श्वेत क्रांति, और इसी की बदौलत भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। तो ये जो सारी मेहनत हुई, जो नींव रखी गई, उसका आखिर नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे वो भारत आज के भारत में बदला। ये आंकड़े देखिए, ये खुद पूरी कहानी बयां करते हैं। आज़ादी के वक्त साक्षरता यानी लिटरेसी रेट सिर्फ 18% के आसपास थी। आज ये करीब 78% है और औसत उम्र वो 32 साल से बढ़कर अब लगभग 70 साल हो गई है। क्या जबरदस्त छलांग है ये! और बात सिर्फ सामाजिक प्रगति की नहीं है। भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी में भी दुनिया को हैरान कर दिया। चाहे अपने रॉकेट GSLV से सैटेलाइट लॉन्च करना हो या मंगलयान को मंगल ग्रह तक भेजना हो, भारत में हर मैदान में अपनी काबिलियत साबित की है। और तो और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण इस्तेमाल करके भी हमने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। लेकिन भारत की कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था या रॉकेट की नहीं है। इसकी असली ताकत इसकी संस्कृति में भी है, और इस बात को पूरी दुनिया ने माना। जब संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, तो ये भारत की हजारों साल पुरानी विरासत को एक ग्लोबल सम्मान था। तो आज़ादी से लेकर अब तक का ये जो सफ़र रहा है, वाकई कमाल का रहा है। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सवाल आज भी वही है, विकास की तेज रफ्तार और अपनी अनूठी विविधता के बीच भारत का ये सफ़र अब आगे किस मोड़ पर जाएगा? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।